नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और खबर यूपी की मैनपुरी से है, जहां पर मैनपुरी के रहने वाले किसान अजीत कुमार जो हैं अपनी आजीविका भेड़ पालन से चलाते हैं। पिछले रात उन्होंने मेहनत पालन करके किसी तरह इस दौरान खबर आ रही है कि 38 भेड़ जो है अचानक से ही आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो गई और इसे हिंसक हमले में अधिकांश भेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 भेड़ जो है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घटना ने किसान परिवार को पूरी तरह से सदमे में डाल दिया है। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में भेड़ों पर अचानक से ही कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और जब आसपास के लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तब तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग के लेखपाल घटनास्थल पर पहुंचे और हानि का पूरा आकलन लिया। प्रशासनिक आदेश अनुसार मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद से उन्हें दफन कर दिया गया। लेखपाल ने बताया है कि नुकसान का विस्तार से विवरण तैयार किया जा रहा है और इसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। घोड़ा में थी, भेड़ें घोड़ा में थी और कुत्ता जंगली आ गई। जानवर कितने आ गए कुत्ता? 5। आप कहाँ थे तब? बाहर दूर पड़ी थी, लेटी थी गेट से थोड़ी बाहर। हाँ। अच्छा, उन्होंने कितनी भेड़ें आपकी मार दी? 45। और घायल कितनी अभी? 15। मरी हुई भेड़ों का क्या किया था आपने? गड़वा दी, घोड़ा में थी भेड़ें। वहीं यूपी के मैनपुरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने गांव के लोगों को हिला कर रख दिया है। यहां पर एक ही परिवार अपनी ही जमीन को लेकर खतरनाक हालत में फंस गया है और दबंगों के डर से उन्हें अपने ही घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। आरोप है कि जमीन के विवाद में परिवार में हिंसा को जन्म दे दिया है और पिता पर जानलेवा हमला भी किया गया है। बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामला इस तरह है कि धर्मपाल सिंह और उनके बेटे अर्जुन और सत्यभान के अनुसार उनके ताऊ ओमपाल सिंह ने अपनी संतान नहीं होने के कारण अपनी जमीन धर्मपाल के नाम कर दी और ये निर्णय परिवार के ही दूसरे पक्ष महावीर सिंह और राम निवास के नागवारा गुजरा है और इसके बाद से ही परिवार पर दबंगों की धमकियां लगातार बढ़ने लगी है और इसके बाद से अब जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है परिवार को। दबंगों की धमकियों के कारण धर्मपाल परिवार को अपने खेतों में काम करने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे जमीन बंजर पड़ी है और उनकी आजीविका जो है वो खतरे में है। हाल ही में धर्मपाल सिंह पर हमला हुआ जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। डर और सुरक्षा की कमी के चलते पूरा परिवार गाँव छोड़कर कहीं छिप कर रहने को मजबूर हो गया है। हमने अपने भाई को 11 की टिपेटी में दिए। अच्छा, अब आप क्या हो रहा है, क्यों नहीं करने दे रहे खेती? करना ही ना देते, परेशान करें, मंदिर बिन्ने ना बना दो, पैसा भी क्या कहते हमारे हथे सो ले। कौन लगते हैं वो रिश्ते में आपके? भतीजे, सगे भतीजे हैं? हाँ, बड़े भैया। अच्छा, घर पे नहीं आने दे रहे आपको? हाँ। क्या कह रहे हैं? आप कहाँ रह रहे हो अब? हम रहे क्या कहते उसरार। अच्छा, अब जी तो वहाँ उसरार क्यों रह रहे? डर की वजह से? हैं? डर की वजह से? हाँ, डर की वजह से। क्या धमकी देते हैं? धमकी क्या कहते हैं? मात दिए। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारा मंदिर बन जाए। हाँ, और हम अपने खेती सुरक्षित घर पे रहें, कि हमारे पीछे पड़े रहे कम से कम 2 साल बन जाती, न खेती जोतन दे न कुछ। महावीर सिंह, रामलाल सिंह, मेरी खेती नहीं जोतने का। कौन है ये तुम्हारे? हमारे हैं बड़े ताज लड़के। क्या कहते हैं? जो कहते हैं तुमने जबरदस्ती दारू जमीन ली, इसलिए खेती तुम्हारी। कितनी भूमि है जिस पर विवाद कर रहे हैं वो लोग? हमारी खुद की 15 बीघा, दाव की 10 बीघा। उस पर फसल करने नहीं दे रहे? कोई फसल नहीं, 2 साल हो गए। घर में जाने पर घर पे भी नहीं जाने दे रहे। क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे उनको लिवा के लाओ। हाँ, थाने में कई बार शिकायत न करी, हम डर के मारे गए नहीं। आप क्या कह रहे हैं? वह यही कह रहे हैं कहा ना उनको लिवा के लाओ तभी जो करने देंगे। तो वहीं यूपी में सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद से जनपद बांदा के निवासी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया में है और इस बदलाव के साथ ही उनके साथ कई पूर्व विधायक भी सपा में कदम रख सकते हैं। 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सपा में शामिल होने की चर्चाएं प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने से कई दलों और नेताओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है और खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर उनका काफी प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बांदा जनपद के निवासी पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ दिया था और उन्होंने यह बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में वह जब से आए हैं जो काम करना चाहते थे वह काम वह कर नहीं पा रहे थे। काफ़ी दिनों से पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की राजनीति को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी। अब यह सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी 15 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर के जो खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो वहीं जब पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि राजनीति में सब संभव है, मेरे अखिलेश यादव से अच्छे संबंध हैं और मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन भी कर सकता हूं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बुंदेलखंड व उत्तर पश्चिमी में अच्छा दबदबा व जुड़ाव देखने के लिए मिलता है। हालांकि समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद कई राजनीतिक लोगों ने अटकलें भी लगाना चालू कर दी कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी चुनाव में भी उतारेगी। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन उत्तर। तो वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है जिसने वहां पर मौजूदा सैलानियों को भी हैरान कर दिया। जंगल में शेरों की तरह माने जाने वाले बाघ का रास्ता अचानक से ही एक कोबरा ने रोक दिया और अपने स्थान पर स्थित होकर खड़ा हो गया। बाघ भी कुछ समय के लिए आगे बढ़ने के वक्त कोबरा को देखते ही रुक गया और जैसे ही दोनों जीव एक दूसरे के सामने आए परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल गई। ये दृश्य देखने के लिए मौजूदा सैलानी बेहद ही उत्सुक नजर आए और तुरंत ही इस पल को कैमरे में कैद करने लगे। उन्होंने इसे अनोखी मुठभेड़ का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है जो देखते ही देखते वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ और कोबरा के बीच की दूरी, दोनों की सतर्क मुद्रा और जंगल की प्राकृतिक माहौल को साफ दिखा रहा था और इस घटना ने न केवल सैलानियों को ध्यान खींचा बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि जंगल में बड़े और खतरनाक जीव भी कभी कभी एक दूसरे के सामने थमकर शांत रह सकते हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में पुलिस ने 21 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अपराधी का नाम परवेज बताया जा रहा है जिसके मुठभेड़ के बाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवेज ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की और इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे दबोच लिया गया। जानकारी के अनुसार परवेज जो कि ज्वाला उर्फ जलाल उर्फ असलम उर्फ रमेश के नाम से भी जाना जाता है, कस्बा रामगढ़ का निवासी बताया जा रहा है और साल 2005 में थाना उत्तर में दर्ज मुकदमे में वो फरार हो गया था और 18 मई 2006 से स्थायी गैरहाजिर था और आगरा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि खबर कौशाम्बी से है जहां पर पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में पत्रकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। कौशाम्बी में कथित बीजेपी नेता पर हमले के मामले में पत्रकारों का विरोध लगातार जारी है और ऐसे में विरोध में पत्रकारों का धरने का आज दूसरा दिन रहा।
जिले के डाइट मैदान में बड़ी संख्या में पत्रकार जो है वो थाने पर बैठकर अपनी मांगों और विरोध स्वरूप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे पत्रकारों का कहना है कि उनके साथी पत्रकार की गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है और इसे तुरंत ही रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पर संवाददाताओं और आम जनता को भी स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। धरने के दौरान जगह जगह बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध और न्याय की मांग साफ दिखाई दे रही है और इस धरने ने जिले में पत्रकारों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति को पैदा कर दिया है। वही खबर महोबा से है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के हितों के साथ जुड़ी चिंता का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल होने के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। एक वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रसोइया बच्चों को दिए जाने वाले दूध में पानी मिला रही है और ये पूरी प्रक्रिया प्रधानाध्यापिका जो है मेनका रानी की मौजूदगी में हो रही है। वहीं दूसरी वीडियो में प्रधानाध्यापिका को कक्षा के अंदर सोते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि उनके बच्चों को पढ़ाने और विद्यालय की जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारियां दी गई थी। वायरल वीडियो ने न केवल जनपद में चर्चा छेड़ दी है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के पोषण पर भी सवाल उठाए हैं। मिड डे मील के तहत बच्चों को सप्ताह में 200 लीटर दूध देने अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में शिक्षकों की लापरवाही और भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। रसोइया द्वारा पानी मिलाने की ये हरकत बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने प्रधानाध्यापिका मेनका रानी को नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। ढिकवाहा में हमारा एक विद्यालय है, वहाँ पे प्रधानाध्यापिका द्वारा दूध में पानी मिलाया जा रहा था और एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो क्लासरूम में सो रही है। तो ये वीडियो आज ही हमारे भी संज्ञान में आया है, तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 दिन के अंदर कठोर कार्रवाई होगी जैसा उनका जवाब आता है। और ये कतई बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश सरकार और देश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से वंचित वर्ग के बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनके पोषण और शैक्षिक गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कतई किसी भी दशा में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और कठोरतम कार्रवाई होगी। तो वहीं हरदोई पुलिस ने ग्राम में एक हत्या के मामले में केवल 48 घंटे के भीतर ही हत्या के मामले को सुलझा दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया है कि 11 फरवरी को हुकुम सिंह नामक वृद्ध का शव उनके खेत में बने छप्पर पर चारपाई पर पड़ा मिला और उनके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। मृतक के पुत्र की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद से पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और गहन पूछताछ के आधार पर आरोपी अमन और उसकी मां जमुना देवी को पकड़ लिया। पूछताछ में अमन ने स्वीकार किया है कि उसकी मां और हुकुम सिंह के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और 11 फरवरी की सुबह जब अमन ने दोनों को छप्पर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो गुस्से में उसने पास रखी ईंट हुकुम सिंह के सिर पर प्रहार किया, जिसके बाद से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके बाद से आरोपी जो फरार चल रहा था, तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। देखिए, घटना हुई थी 10/11 की रात को। एक वादी है रंजीत पुत्र हुकुम सिंह, उसने सूचना दी कि उसके पिता जो कि छप्पर में डेली सोते थे, डेली की बात ही उनका छोटा भाई गया और वहाँ देखा कि उनके पिता मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस पर मुकदमा अपराध संख्या 50/26 धारा 103(1) पंजीकृत किया गया। उसके लिए अनावरण हेतु टीम लगाई गई। टीमों के संदर्भ में ये प्रकाश तक सामने आए हैं कि जो मृतक का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब महिला का पुत्र अर्ली मॉर्निंग वहां गया, देखा तो वो एक साथ मिले, जिसमें आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसमें उसने ईंट से वार करके हुकुम सिंह की मृत्यु पारित कर दी। इस पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करके योजना प्रचलित है और इसमें 2 आरोपियों को। तो वहीं
वहीं मैनपुरी में विराट हिंदू सम्मेलन में पीठाधीश्वर श्री रितेश्वर जी महाराज ने हिंदुत्व और भारतीय जीवन पद्धति पर अपने विचार साझा किए। महाराज ने कहा कि भारत की जीवन शैली पूरी तरह से हिंदुत्व पर आधारित है और देश की लगभग 140 करोड़ जनता सनातनी और हिंदू है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी संस्कृति एक समान है, लेकिन समय के साथ पूजा पद्धति और रीति रिवाज में कुछ भिन्नताएं जो हैं वो विकसित हुई हैं और इसके बावजूद हमें ये समझना चाहिए कि विभिन्न वर्गों में उच्च नीच के भेदभाव ने हमें कमजोर कर दिया है। राष्ट्र जब मजबूत होगा तभी प्रत्येक नागरिक भी सशक्त होगा। इसीलिए हिंदुओं के लिए संगठन और एकजुटता बहुत ही जरूरी है। भारत की जीवन पद्धति हिंदुत्व की है। 140 करोड़ भारतीय ही सनातनी और हिंदू हैं। हमारी संस्कृति एक है, लेकिन किसी कारणवश कुछ पूजा पद्धतियां अलग हुई हैं और हमारे यहाँ भी विभिन्न वर्गों में ऊंच नीचों में बंटकर हम कमजोर हुए। तो जब राष्ट्र मजबूत होता है तो हर व्यक्ति भी मजबूत होता है। इसके लिए हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है और हम चाहे साधु हों, संत हों, आप पत्रकार हों, कोई टीचर हो, वास्तव में हम सब इस राष्ट्र में वास करते हैं, तो इसे मजबूत करना हमारा पहला धर्म है। उसी धर्म का खबर बलिया से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के संविदा कर्मचारियों ने अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रमुख सचिव, चिकित्सकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को संबोधित एक पत्र जो है वो DM के माध्यम से सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 1.50 लाख संविदा कर्मचारी NHM के अंतर्गत कार्यरत हैं। उन्हें जुलाई 2025 से मानसिक परिश्रम समय पर नहीं मिलता है। अक्सर 1 माह का वेतन 2 माह या फिर उससे अधिक समय बाद मिलता है। कर्मचारियों ने बताया है कि ये जो पोर्टल है उस माध्यम से भुगतान प्रक्रिया जो है वो लगातार तकनीकी समस्याएं आती है और कई तरह की लिमिट शून्य जो दिखाई देती है और कभी बिल फेल या फिर जनपद में बजट की अनुपलब्धता जो है जैसे बहाने दिए जाते हैं और लगातार वेतन में विलंब होने के कारण संविदा कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारा वेतन 2 महीने से है। हमारे सारे संविदा कर्मचारी जितने हैं पूरे जिले भर के, यहाँ तक कि प्रदेश भर के, उनको समय से नहीं मिला। भी जनवरी दिसंबर की सैलरी आज तक मानदेय पब्लिक सैलरी आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इसी के क्रम में आज हम जिलाधिकारी महोदय को और अभी हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन सौंप के आ रहे हैं और यहाँ के माध्यम से मैं सारे जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें ये है कि अगले माह से अगर 5 तारीख तक वेतन हमको नहीं मिलता है तो हम कार्य बंद कर देंगे। नो पे नो वर्क। बदायूं के कामधेनु धर्मशाला में एक शादी समारोह के दौरान डरावनी घटना सामने आई है, जब समारोह के दौरान सो रही एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया। परिजन और पुलिस ने मिलकर तुरंत ही तलाश शुरू की। घटना के केवल 40 मिनट के भीतर ही मासूम को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, लेकिन अपहरणकर्ता अभी भी फरार है। घटना की भयावहता इस बात से भी बढ़ जाती है कि अपहरण का पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी ने मासूम को उठाकर अपने साथ ले गया है। बावजूद इसके आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। मामला इस तरह की घटनाओं की गंभीरता और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। शादी समारोह जैसी खुशियां भारी जगह पर भी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी उजागर करती है। CCTV फुटेज वायरल होने के बावजूद भी आरोपी अब तक पकड़ में न आना सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता पैदा करता है। तो वहीं मैनपुरी में बता दें कि कानपुर ब्रांच नहर पुल के पास से एक भयावह हादसा सामने आया है, जिसमें एक युवक ने आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगा दी। पुल पर पुलिस चौकी होने के कारण मौके पर तुरंत ही पुलिस मौजूद थी। डूबते हुए युवक को बचाने के प्रयास में चौकी पर तैनात
पुलिस ने पड़ोस के गांव के रहने वाले 45 साल के राजू, जो कि पेशे से मछुआरे हैं, और अन्य 2-3 लोगों को भी नहर में कूदने के लिए कहा। डूब रहे युवक को बचाने का प्रयास करते समय स्थिति और भी गंभीर हो गई और अन्य 2 लोग सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। 45 साल के राजू अचानक ही नहर में डूब गया और उसका कोई भी अता पता नहीं चल सका। घटना से पूरे इलाके में दहशत है और हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नहर में बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं, जिससे परिजनों में ये डर और चिंता बढ़ गई है कि दोनों लापता व्यक्ति शायद मगरमच्छों का शिकार हो गए हैं। कल शाम के समय एक अज्ञात व्यक्ति कपड़े उतार के कूद गया। ये जैसे ये सूचना पुलिस को मिली उसी समय, लेकिन उसको देख के 3-4 लोग भी उसे बचाने के लिए कूदे और उसमें एक ने बाल भी पकड़ लिए जो डूब रहा था, अज्ञात व्यक्ति। लेकिन तब तक उन्हीं के साथ का कोई डूबने लगा तो वो छोड़ के उसको बचाने लग गए। अब फिर ये बात आती है कि यहाँ पर 2 चीजें चल रही हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे। जोराबरी घुस दिया, फिर मैंने फोन ले लिया। अभी फोन भी नहीं जब बनाए, बात घर पे नहीं बताई, पड़ोसी ने बताई जो गांव। काम करो, उसकी डेड बॉडी निकालने का काम करो, जिंदा या मुर्दा निकाला जाए। लेकिन राजू कश्यप ने सारी बातें सुनकर उन्होंने अपने कपड़े और वह लहर और अंगूठी भी हमको बताया, लहर और अंगूठी पहने थे, वो भी पुलिस वाले को दे दी उतार के। और उतारने के बाद वो कूद गया और कूदने के बाद फिर उसका पता नहीं अभी तक लगा। तो वहीं मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय के मार्गदर्शन में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विशेष पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय मिशन कंपाउंड से शुरू हुआ ये पदयात्रा अस्पताल, तिराहा और कचहरी होते हुए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झीरू बिंदा जी के प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के साथ ही सभा पहुंची है और इसके बाद से कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन अवसर पर कार्यक्रम में प्रत्येक जोन के कोऑर्डिनेटर और सदस्य मौके पर शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने पहले लेबर कोड लागू कर मजदूरों के अधिकारों पर चोट की और अब अमेरिका के दबाव में किसानों के हितों के साथ समझौता किया। वही खबर कौशाम्बी से है, जहां पर सफेद मोरंग बालू का अवैध खनन एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। खबरों की माने तो ये जानकारी जो है वो इस बालू की निकासी को लेकर है। खनन और परिवहन की इस प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की बात अब सामने आई है। खबरों की माने तो बालू को नदी से निकालकर ओवरलोड ट्रैक्टर में भरकर विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाता है और इस अवैध गतिविधियों के चलते न केवल नदी की परिस्थितियां तंत्र प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों और क्षेत्र की मिट्टी और जल स्रोतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। लगातार हो रहे ओवरलोड परिवहन से सड़कों भी लगातार खराब हो रही हैं और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सीतापुर में बता दें कि पब्लिक स्कूल पर साल की समारोह का बड़ा आयोजन किया गया और जिसे बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिषद में विशेष सजावट और रंग बिरंगे मंच भी देखने को मिला और ऐसे में कार्यक्रम में वातावरण अत्यंत जीवंत और आकर्षण का केंद्र बना रहा। समारोह का आयोजन विद्यालय के प्रबंधन जो है डॉक्टर विनीत शर्मा के निर्देश पर हुआ है, जिन्होंने कार्यक्रम को सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी अभिषेक गुप्ता ने किया है। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के साथ साथ संस्कार और अनुशासन के महत्व को भी समझाया। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 107 रोड पर एक दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें एक युवक ने अपनी प्रेमिका को कार के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी है और इसके तुरंत बाद ही खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि मृतक जोड़े की पहचान दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी के रूप में हुई है और मौके से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखो, आज कल शाम से सुमित जो है वो मेरे सगे चाचा का लड़का है, 32 इयर्स उसकी एज है और जो लड़की बता रहे साथ में मिली है उसका नाम रेखा है। दोनों लगभग 12-15 साल से रिलेशनशिप में थे और जो है कल शाम को लड़का 5 बजे के आसपास घर से निकला। घर में कोई उसकी कोई बहस डांट वांट कोई ऐसा कुछ नहीं था
और क्योंकि उसका रूटीन था, डेली सुबह वो निकलता था, लड़की को ऑफिस छोड़ता था और शाम को लड़की को लेके आता था, और ये पिछले 12-15 साल से चल रहा था। तो परिवार को यही लगा कि रूटीन में जा रहा है, छोड़ने कोई बात नहीं, ऐसा चलता। लेकिन उसके बाद जो है उसके एक जीजा का कॉल आया है, उनका कोई रिलेटिव थे, जीजा थे कौन थे, उनका कॉल आया जो ISD नंबर से आया, यानी कि विदेश से कॉल आया, और वो धमकी भरे लहजे में सुमित की जो बड़ी भाभी है उसको धमका रहे थे। जिसके बाद जो है जब लेडीज को कोई भी धमकाएगा इस तरीके की वो होगी तो परिवार में बात फैलती है। जब मुझे पता चला तो मैं गया हूँ। उसके बाद उस शख्स से मैंने बात करी है। 2 शख्स थे एक्चुअली, एक तो जो धमका रहा था और एक जो बाद में मैंने जब बात की तो क्राइम ब्रांच का बता रहा था। हमने रिकॉर्डिंग भी करी है उनकी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था, क्योंकि कास्टिज्म को लेकर इनका जो चल रहा था परिवार का, लड़की की फैमिली का, उसको हमें अंदाजा, तो हमने सारी रिकॉर्ड करी है। लड़की जो है फैमिली फंक्शन में आती थी तो बहुत हेल्दी मतलब रिलेशनशिप थी, कोई ऐसा नहीं है। और 12-15 साल आप समझ सकते हैं कि 12-15 साल रिलेशनशिप जो चलती है वो किस तरीके की रिलेशनशिप, कोई ऐसी कोई डिस्प्यूट कोई हमें तो नहीं लगा। जब इन्होंने क्या नाम कल वो मैंने खुद सजेस्ट करा, मैंने यार धमकी मत दो, और जो है ना दोनों लड़की जो है वो बालिग है, अगर शादी भी कर लेते तो हमें तो कोई प्रॉब्लम, हमें पहले से भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा लेकिन कोशिश ये करो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले। तो उसके बाद जो है मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जो है मिसिंग की कंप्लेन करो। 9 बजे तक उन्होंने कोई मिसिंग की कंप्लेन नहीं करी थी। मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप मिसिंग की कंप्लेन करो। जब उन्होंने जो है वो मिसिंग की कंप्लेन की है और उसके बाद जो है ये सारा चीज हुआ। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन एक बड़ी घटना सामने आई है। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 39 थाना के अंतर्गत आने वाला 107 रोड के पास मौजूद हूँ। आपको बता दें अभी यहाँ पर एक दर्दनाक घटना हुई थी, जहाँ पर एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को प्रेमी ने अपने खुद को गोली मारी, उसके बाद एक अपनी प्रेमिका को गोली मारकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके से वैलेंटाइन डे है, प्यार इजहार का दिन है, लेकिन आज के दिन ये घटना कितनी खौफनाक बन गई है। अभी पुलिस मौके पर मौजूद है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने जो गाड़ी है उसको थाने पहुंचा दिया है, सबों को जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और कहीं ना कहीं पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा, जांच होगी, जब शुरू के कैमरे छानबीन होगी, खुलासे होंगे तो क्या निकलकर सामने आता है। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत। आज 14। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।